सोवियत डिसइंटीग्रेशन की बात करते हैं तो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया 15 कंट्रीज में, और यूएसएसआर जो कि एक पावरफुल कंट्री थी वो डिसॉल्व हो गया था। 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के। उन्होंने रिफॉर्म्स इनिशिएट किए, ये हमने पहले भी बात की थी। तो उसके बाद क्या क्या हुआ, 1988 में इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हो गई लिथुएनिया में। ये बाल्टिक कंट्रीज थे तीन, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुएनिया। तो यहाँ से शुरू होता है। एस्टोनिया लैटविया में भी बाद में इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हुआ। 1989 में बर्लिन वॉल गिरी, और उसी ईयर में जो वॉर्सो पैक्ट मेंबर्स थे उनको कहा गया कि आप फ्यूचर डिसाइड करने के लिए फ्री हैं। इसका मतलब जो 7 कंट्रीज वॉर्सो पैक्ट में थे सोवियत यूनियन के अलावा, तो वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर कर सकते थे, सोवियत यूनियन इंटरवीन नहीं करेगा। तो वहां से लोकतंत्र वहां पे आना शुरू हुआ, रियल में डेमोक्रेसी और नॉन कम्युनिस्टिज्म आने शुरू हो गए। 1990 आते तक मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स परमिट हो चुकी थी सोवियत पार्लियामेंट में। तो माइकल गोर्बाचेव और येल्सिन ये काफी लिबरल लीडर्स थे। और जो ड्यूमा थी सोवियत पार्लियामेंट, जैसे भारत में संसद है, वहां पे मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स शुरू हुई। मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी ही अकेली अपने कैंडिडेट नहीं खड़े करेगी, बाकी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिथुएनिया ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया सबसे पहले। फिर पार्लियामेंट थी जो उसने ये डिक्लेयर किया कि वो सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंट है। ये रशिया की पार्लियामेंट थी, तो रशिया ने खुद कहा कि वो सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंट है, उसका पार्ट नहीं है। 1991 में गोर्बाचेव के खिलाफ कू अटेम्प्ट हुआ कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स द्वारा। क्यों? क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स थे, कंजर्वेटिव थे, उनको लगा कि गोर्बाचेव इतने सारे रिफॉर्म कर रहा है और सोवियत यूनियन तो टूट रहा है, तो उसके लिए एक फेल्ड अटेम्प्ट था, कू अटेम्प्ट हुआ, सक्सेसफुल नहीं था। इस तरीके से वो काफी डिस्टेबलाइज हो गया था यूएसएसआर तब तक। फिर एस्टोनिया, लैटविया और लिथुएनिया ये यूएन मेंबर्स भी बने। मतलब कि ये यूएन के बॉडी के मेंबर्स बन गए। जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं वही यूएन के मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये रिकॉग्नाइज हो गए एक तो फॉर्मली। इन्होंने बाद में नाटो भी ज्वाइन किया था 2004 में। तो ये काफी सेटबैक है यूएसएसआर के लिए। ये तीनों बाल्टिक कंट्रीज रशिया के काफी क्लोज और डिस्टेंस में, मतलब बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं ये। रशिया, बेलारस और यूक्रेन ने एक एग्रीमेंट ये डिसाइड किया, अनल किया कि 1922 में जो ट्रीटी हुई थी ऑन क्रिएशन ऑफ यूएसएसआर, वो बंद होती है, खारिज होती है, और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स एस्टेब्लिश होगा अभी। तो 1922 में जब सोवियत यूनियन बन रहा था, तो सबसे पहले रशिया, बेलारस और यूक्रेन इसमें आए थे। तो ये तीनों ने भी जो इनिशियली मेंबर्स थे अपना विड्रॉल दे दिया। और फिर एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन की बात की कि जो भी स्टेट्स यूएसएसआर से अलग हो रहे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक तरीके से लूज बॉडी होगी, जैसे यूरोपियन यूनियन है या सार्क है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों की। रशिया को यूएसएसआर की सीट भी दी गई यूनाइटेड नेशंस में, क्योंकि यूएसएसआर का सक्सेसर स्टेट कौन है? रशिया। गोर्बाचेव ने रिजाइन दे दिया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन। तो इतना कुछ करने के बाद उन्हें रिजाइन भी देना पड़ा। 1991 में जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात कर रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर बेलारस में है, मिन्स्क में। और सोवियत डिसइंटीग्रेशन के बाद जितने कंट्रीज थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, सिर्फ बाल्टिक कंट्रीज को छोड़ के और जॉर्जिया को छोड़ के। तो वो 4 कंट्री को छोड़ के 11 इसका पार्ट थे स्टार्टिंग में। फिर हम बात करते हैं यूएस हेजिमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो यूएस का डोमिनेशन रहा है 40 के बाद से ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, पहले भी था। और उसका एक जो स्तंभ पिलर डोमिनेंस का, वो था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो 1940s में हुई थी, जिसके तहत काफी बॉडीज आई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। 1990s तक तो यूएसएसआर ने यूएस को चैलेंज भी किया, पर बाद में तो ओनली यूएस वाज पावरफुल 1990s के बाद, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो यूएस की हेजिमनी कैसे है और वेस्टर्न कैपिटलिस्ट ब्लॉक की हेजिमनी कैसे है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो कैसे डोमिनेट कर रहे हैं, उसके लिए एक जो पिलर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं कुछ, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर भी यूएस में, वॉशिंगटन डीसी। ये 1945 में आया था।
और आइडिया था हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मेनर्ड केन्स, ये इकोनॉमिस्ट थे, बहुत तकड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनका आइडिया था ये कि इस तरीके की बॉडी इंटरनेशनल होनी चाहिए। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज को दूर करने की कोशिश करते हैं और इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस है अगर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जिस भी देश को पैसा चाहिए, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ काफी सैंक्शन भी है, उनकी बुरी इकोनॉमी है, तो वो आईएमएफ से बेल आउट पैकेज ले सकते हैं। तो इसके लिए ये बॉडी है, कोटा सिस्टम होता है। इसमें डोमिनेशन वेस्ट कैपिटलिस्ट सिस्टम की है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कैपिटलिस्ट का ज्यादा वोटिंग पावर है, पैसे के हिसाब से इसमें वोटिंग पावर है, वर्ल्ड बैंक में भी यही है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न ब्लॉक है और स्पेशली यूएस, वो डोमिनेट करता है पॉलिसी मेकिंग इंटरनेशनल स्टेज पे। इसके साथ में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी है, इसे इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया। ये 1995 में आया माराकेश एग्रीमेंट के बाद। इसने रिप्लेस किया गैट को, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये 1948 में आया। तो गैट के बाद डब्ल्यूटीओ आया। तो गैट बॉडी थी और डब्ल्यूटीओ, इसमें भी यूएस की हेजेमनी। ये ट्रेड रेगुलेट कर रहा है गुड्स, सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स वगैरह। इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस की है। अगर दो से ज्यादा स्टेट आपस में लड़ रहे हैं किसी ट्रेड डिस्प्यूट को लेके, तो सॉल्व हो सकता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो इस बॉडी में भी ये कहा जाता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो फेवर करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज को। फिर आईएमएफ की एक सिस्टर बॉडी है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जो आपने सुना होगा। वर्ल्ड बैंक असल में, जो हम वर्ल्ड बैंक वर्ड यूज करते हैं, वो स्पेसिफिकली है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आईडीआरडी आता है और उसके अलावा चार और ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1944 में आया। इसका फोकस डेवलपिंग कंट्रीज था। ये ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। ये कंसेशनल ग्रांट्स या लोन्स देते हैं मेंबर कंट्रीज को, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, रूरल सर्विसेज के लिए। एंटी करप्शन कोई मैकेनिज्म चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, लीगल इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना है, तो काफी कंसेशनल लोन्स देते हैं। और उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होता है पेमेंट का, 10 ईयर्स में लौटा सकते हैं, 20 ईयर्स। पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ना इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो गरीब देश हैं, उनमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। किस तरीके से? जो भी ये लोन देते हैं आईएमएफ भी और वर्ल्ड बैंक भी, उसके साथ कंडीशनैलिटीज अटैच कर देते हैं कि अगर आप ये लोन ले रहे हैं तो आपको फ्री मार्केट रिफॉर्म्स ये वाले करने होंगे, आपके देश में ये करना होगा। जैसे बोलीविया में प्राइवेटाइजेशन कर दी गई थी पानी को लेके, कि वाटर जो है प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया जाए। इसी तरीके से हम इंडिया की अगर एग्जांपल दें तो 1990s में इंडिया में भी क्राइसिस था बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो आईएमएफ ने हेल्प तो की, लेकिन उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स पर फोकस किया। उन्होंने कंडीशन ये लगाई कि इंडिया लिबरलाइज करेगा, प्राइवेटाइज करेगा और ग्लोबलाइज करेगा। मतलब कि वर्ल्ड इकोनॉमिक के साथ जुड़ेगा, ग्लोबलाइज करेगा। प्राइवेटाइजेशन, सरकार अपने एसेट बेचेगी, जैसे बीएसएनएल वगैरह कंपनीज हैं सरकारी बहुत सारी, तो उनको बेचा जाएगा। इसके तहत बीएसएनएल तो अभी आज है, पर बहुत सारी जैसे भारतीय एल्युमिनियम कंपनी थी बाल्को, उस तरीके की कंपनीज बेची भी गई कि प्राइवेटाइजेशन होगी और लिबरलाइजेशन। कि एक तो एक्सटर्नली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आप इनवाइट कीजिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को लेके आइए अपने देश में। और जो लाइसेंस कोटा परमिट राज है उसको ओवरथ्रो कीजिए, कि इतना कंट्रोल ना रखें और इकोनॉमी को थोड़ा खोलिए। तो कैपिटलिज्म की जो सोच है, आइडियोलॉजी है, वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के थ्रू यूएस या यूएस लेड वेस्टर्न ब्लॉक थोपता है डेवलपिंग कंट्रीज पे। तो ये हेजेमनी का पार्ट है, इस तरीके से वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसका क्रिटिसिज्म भी होता है कि ऐसा क्यों होता है कि वो डोमिनेट कर रहे हैं, इस इन बॉडीज में चेंजेस की जरूरत है।